नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो हमारी क्लास है उसमें हम न्यूट्रिशन साइंस के प्रश्न करने वाले हैं। वो प्रश्न रहेंगे हमारे फूड पिरामिड के और सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। उसके बाद कुछ और भी प्रश्न रहेंगे जो कि विटामिन इत्यादि से आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास से जुड़े रहिएगा। और फूड पिरामिड क्या आप जानते हो, बेसिकली प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक सी एक नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी, आपको थ्योरी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी और जो आप लोगों को सच में करना चाहिए, अपने मन से खुद पूछना कि अगर कोई हमारे घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कोई नॉलेज दे रहा है तो क्या आपको इतना भी नहीं कर मिलता है कि लाइक कर दिया करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करें। तो मुझे उम्मीद है आज मेरे जो भी बच्चे, प्यारे से बच्चे जो भी देखेंगे क्लास को, ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन 1 है, प्रत्येक मूल खाद्य समूह से एक व्यक्ति को प्रतिदिन खाने योग्य की इष्टतम संख्या का एक दृश्य प्रतिनिधित्व कहलाता है। यहाँ पर खाने योग्य शब्द दिया है, क्यों दिया है भाई? एक ऐसी चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है जो खाने योग्य चीज़ों की, ठीक है, कितनी संख्या आपको लेनी चाहिए और किस समूह से कितनी संख्या लेनी चाहिए, किसका अनुपात आपके आहार में ज़्यादा होना चाहिए, इस चीज़ को दर्शाता है। क्या उसको आहार तालिका कहते हैं, खाद्य पिरामिड कहते हैं, डाइट कहते हैं, डी है उपर्युक्त सभी कहते हैं, या ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो, कोई भी क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ो, समझो, फिर आंसर दो। तो यहाँ पर जो आंसर होगा उसको हम बी ऑप्शन मानेंगे। क्यों मानेंगे? हालांकि जो फूड पिरामिड है, खाद्य पिरामिड है, वो एक तरीके की तालिका ही है, आहार तालिका है। बस उसमें ये बताया गया है कि आपको विविध भोज्य पदार्थों में से क्या है सिलेक्शन करना है। एक बैलेंसिंग मतलब पिरामिड बनाया गया है कि आप उसको कितना कहाँ से लेना है, आपको वो चीज़ समझाई गई है। और हर चीज़ का अनुपात बताया गया है कि कितना अनाज लेना है, कितना मतलब दूध है, मतलब कौन सी चीज़ नहीं लेनी है, जैसे फैट वाली चीज़ें कम लेनी है, नहीं लेनी है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें मतलब कम लेनी है, नहीं लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर समझाया गया है। तो हम, क्योंकि अब डाइट तो इसमें आएगा नहीं, तो उपर्युक्त तो सभी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये भी नहीं, कोई नहीं, तो यहाँ पर हमारा जो मेन आंसर है वो भी निकल के आएगा। हालांकि फूड पिरामिड को हम एक आहार तालिका के मद्देनजर भी कंसीडर कर सकते हैं, ये एक आहार तालिका ही है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, खाद्य पिरामिड सर्वप्रथम किस देश द्वारा विकसित किया गया? ए है अमेरिका द्वारा, बी है स्वीडन द्वारा, सी है ब्रिटेन द्वारा, डी है जापान द्वारा, या फिर डी है ई है निम्न में से एक से अधिक। तो जो खाद्य पिरामिड आपका है ये सर्वप्रथम किसने विकसित किया? ये किया था बेटा स्वीडन ने। ये समय अगर पूछा जाए कब था, तो 1970 का समय था। ये क्या समय था? 1970 का समय था। अब आप जानते हो कोई भी चीज़ पहले आए, सबसे पहले मार्केट में आती है तो उसको लोग देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, या कुछ ना कुछ विरोधी तत्व अवश्य आते हैं। तो यहाँ पर भी वही समस्या आई। 1970 का ये दशक था। खाद्य पिरामिड सर्वप्रथम स्वीडन ने पेश किया था, लेकिन वही चीज़ें हैं इसमें भी थी कि एक्सेप्ट कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से खाद्य पिरामिड को थोड़ा लंबा समय समझने में लगा लोगों को। क्वेश्चन 3 है, खाद्य पिरामिड को त्रिभुज में विकसित करने का सुझाव किसने दिया? एक प्रश्न मैं यहाँ पर लाई हूँ और ये प्रश्न आपको याद हो जाए तो इसमें मैंने बताया बिल्कुल ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मैं कुछ भी इसमें मिर्च मसाला डाल दूँ आपको क्लास को मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो बेकार ही होगा, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और मैं वही बात यहाँ पर आपसे कर रही हूँ। तो खाद्य पिरामिड को त्रिभुज में विकसित करने का सुझाव क्या लेवाइजर ने दिया, बी है हिप्पोक्रेटस ने दिया, या सी है रॉबर्ट हुक ने दिया, या डी है फजलार ने दिया, या ई है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर खाद्य
पिरामिड जो है इसको त्रिभुज में विकसित करने का जो कॉन्सेप्ट दिया, सुझाव दिया, वो दिया था फजलार ने। अब यहीं पर अगर हम रॉबर्ट हुक की थोड़ी बात कर लें तो ये तो कोशिका की खोज करता है, जिन्होंने कोशिका को कोशा कहा। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया है, इसी में इन्होंने कोशिका के विषय में जिक्र किया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया। और ये समय क्या था कोशिका की खोज के का 1665। ओके, तो ये तो रॉबर्ट हुक हो गए। अब हिप्पोक्रेटस क्या है, इन्होंने क्या करा था, जो आहार है, पोषण विज्ञान में जो हम आहार पढ़ते हैं तो इसकी रासायनिक संरचना को समझाया था, इन्होंने रासायनिक संरचना को समझाया था। और लेवॉइजर ये क्या है, पोषण विज्ञान के कौन है, ये मार्गदर्शक है भाई। अभी टीजीटी में आपसे पूछा गया था लास्ट टाइम ये प्रश्न, तो ये क्या है, मार्गदर्शक है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर डी था। अच्छा, यहाँ हाँ डी पे फजलार हैं, बिल्कुल हाँ सही था ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य पिरामिड का विचार किसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित किया गया था। अब जब ये स्वीडन में आया तो ये विचार किसके मन में आया, क्या फजलार के ही मन में आया था या अन्ना बिट एग्नेसेटर द्वारा आया था, या सी है मारिया पालोवा ने इस पर बात की थी, या डी है निम्न में से कोई नहीं, या ई है निम्न में से एक से अधिक। तो खाद्य पिरामिड का जो विचार था सबसे पहले अन्ना बिट एग्नेसेटर ने क्या किया, ये विचार विकसित किया। अब जब इन्होंने ये विचार विकसित किया तो इस पर कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ तो मंत्रणा या कुछ तो व्याख्यान वगैरह दिया ही होगा। ठीक है, तो इस पर जब इन्होंने व्याख्यान दिया, जब ये समझा रहे थे, तभी फजलार ने क्या कहा, ये कहा कि इसको त्रिभुज में विकसित किया जाए। ठीक है, इसको एक त्रिभुज में विकसित किया जाए कि किस व्यक्ति को कितना आहार, कैसा आहार, मतलब किस अनुपात में, किस संतुलन में कैसा आहार लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको त्रिभुज में इंडिकेट करने का जो त्रिभुज में जो मतलब बात हुई वो किसने की, फजलार ने की। और पिरामिड पर विचार सर्वप्रथम किसका दिया गया, अन्ना बिट एग्नेसेटर ने दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। खाद्य पिरामिड को सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया। ए है WHO की, बी है यूनिसेफ की, सी है कीबी पत्रिका में, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो खाद्य पिरामिड को सर्वप्रथम कीबी पत्रिका ने प्रकाशित किया। ठीक है, इसी ने प्रकाशित किया था। तब लोगों ने, जब इसको प्रकाशित किया गया, लोगों की नज़रों में गया, ये इसका प्रकाशन हुआ। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ कब इसका, तो ये होता है 1974 में। ठीक है, इतना हालांकि डीपली नहीं पूछा जाएगा। तो 1974 में सबसे पहले खाद्य पिरामिड का प्रकाशन किया था स्वीडन ने। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जो मतलब इन्होंने सबसे पहले जो अभी हमने बात की थी इस क्वेश्चन में अन्ना बिट की। ठीक है, अन्ना बिट की जो हमने बात की थी, तो ये कौन है, इन्होंने ही क्या था, इस पे व्याख्यान दिया था सबसे पहले। ठीक है, क्या दिया था, व्याख्यान दिया था। ध्यान रखना, क्या किया था, व्याख्यान दिया था, ये ध्यान रखना। सबसे पहले इन्होंने इस पर व्याख्यान दिया था, चर्चा की थी। ओके, और व्याख्यान कब दिया था, जब इनके मन में विचार आया था। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खाद्य पिरामिड पर सर्वप्रथम व्याख्यान किसने दिया। ठीक है, तो और किया क्या था इसमें, इन्होंने मूल खाद्य समूहों को, ठीक है, मूल खाद्य समूह जो थे, खाद्य समूह थे, मूल खाद्य समूह को चित्रित भी किया था इन्होंने। खाद्य समूहों को चित्रित किया। जब उन्होंने चित्रित देखा, चित्रण देखा किसने, फजलार ने, कि भाई अच्छे अच्छे मतलब अनाज बने हुए हैं, फ्रूट्स बने हुए हैं, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिख रही थी, दूध वगैरह भी होगा गिलास उलास में। ठीक है, जैसे कि मतलब उन्होंने बना रखा होगा किसी चार्ट वगैरह पे, जिसमें भी बनाया हो। तो भाई फजलार ने कहा इसको भाई त्रिकोण, ऐसा करो त्रिकोण में विकसित कर दो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा लेनी चाहिए किसी व्यक्ति को, कौन सी चीज़ उससे कम लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ उससे कम लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा सही रहती है बॉडी के लिए। तो मतलब ये सारी चीज़ें मतलब इन्होंने कहा एक चित्रण के माध्यम से और त्रिकोण में इसको समझाने की कोशिश करने का विचार तब दिया। अच्छा, मारिया पालोवा एक ऑप्शन है, ये कौन है, तो इन्हीं ने गृह प्रबंधन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। गृह प्रबंधन जो शब्द हम गृह प्रबंधन पढ़ते हैं, तो इन्हीं ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ये मैनेजमेंट से थी। तो यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर
5 हो गया, कीवी पत्रिका ने प्रकाशन किया। ये प्रश्न हो चुका है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला खाद्य पिरामिड कब विकसित किया? ए है 1990 में, बी है 1991 में, सी है 1992 में, डी है 1993 में। तो यहाँ पर बात करते हैं हम 1992 की, क्योंकि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब अपना पहला खाद्य पिरामिड विकसित किया तो वो समय 1992 का था, और स्वीडन का जो समय था वो 1970 का था। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, ये दो पूछे जा सकते हैं। 1970 में स्वीडन आता है, उसके बाद 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका तक, मतलब यहाँ खाद्य पिरामिड के विषय में चर्चा शुरू हो जाती है। ओके, एक प्रश्न आगे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, और ये प्रश्न पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फूड पिरामिड को मेटा तालिका के रूप में किसने विकसित किया? अभी मैंने कहा आप इसको आहार तालिका भी कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो? आहार तालिका भी कह सकते हो। तो आज इसी आहार तालिका के नाम पर एक सब्सक्राइब अपना दे दीजिएगा। ठीक है, हालांकि इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, पता नहीं क्यों मन में विचार आ गया। तो फूड पिरामिड को मेटा तालिका के रूप में किसने विकसित किया? क्या WHO ने, या FAO ने, या फिर सी है एबा भी दोनों ने, या डी है केवल ए ने? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा सी, एबा भी दोनों सही होगा। WHO ने और FAO जो है आपका, WHO को क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और FAO को हम क्या कहते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, फूड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, FAO है पूरा नाम। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? एक मेटा तालिका प्रस्तुत की, और मेटा तालिका का मतलब भी वही सारी चीज़ें थी कि कौन सी चीज़ों का अनुपात कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कितना कहाँ से मतलब चीज़ें लेनी चाहिए, किस वर्ग से कौन सी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, या सभी वर्गों का बैलेंसिंग प्रयोग करना। इन्होंने भी यही बात कही। क्यों? क्योंकि कुछ बीमारियां हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए इनका उद्देश्य था। तो बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा आहार एवं कृषि संगठन ने किसमें सुधार के उद्देश्य से आहार तालिका को विकसित किया? बताइए जरा एक बार। तो ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। मोटापा है क्या? अनुचित पोषण है? पुरानी बीमारियों को ठीक करने के लिए? डी है दंत क्षय को रोकने के लिए। जैसे कि आप जानते हो कहीं कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन इसकी अधिकता, ठीक है, और प्लस कमी दोनों ही नुकसानदेह होती हैं। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, क्यों? क्योंकि ये दांतों के क्षय के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने तालिका प्रस्तुत की, जिसको मेटा तालिका का नाम दिया गया। ठीक है, और उसमें ये मतलब इन्होंने अपने उद्देश्य बताए कि भाई मोटापा रोकना, अनुचित पोषण, कोई व्यक्ति कभी प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, कभी मतलब क्या करता था, मतलब कभी उसके आहार में कैलोरी ज़्यादा जा रही है, मतलब कोई बैलेंस ही नहीं है। जब है मन है तब जैसा मन में आया वैसा खा लिया। तो इन्होंने भी इसको इसलिए सपोर्ट किया कि इसमें से क्या है, आप चुनो, हर वर्ग को चुनो थोड़ा थोड़ा। भाई इसका उद्देश्य ही है ये पिरामिड का कि हर वर्ग को चुनो। 5 वर्ग दिए गए हैं, 5 वर्गों में से हर तालिका से, मतलब हर वर्ग से आपको कोई ना कोई फूड अपने तालिका में ऐड करना है। तो इनका भी यही उद्देश्य था। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ई, निम्न में से एक से अधिक। आप WHO के विषय में जानते हो, क्या है ये? विश्व स्वास्थ्य संगठन है। कब स्थापना होती है इसकी? 7 अप्रैल की बात करेंगे, और 1948 में, ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना होती है। यहीं पे FAO की बात करें तो इसकी कृषि संगठन की स्थापना कब होती है? इसकी होती है 1945 में। तो ये भी याद रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं हर बार। तो इसीलिए 7 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फूड पिरामिड को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है मतलब 7। तो यहाँ पर जो मेन है वो तो भाई 5 ही वर्ग हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 4 भी पढ़ने को मिला है, कहीं कहीं 6 भी। तो भाई ये आप देख लीजिएगा, हो सकता है ये जो 5 का 6 इसलिए कर दिया गया हो क्योंकि जो फूड पिरामिड बनाया गया है उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की, क्योंकि इस तरीके से ये पिरामिड है, आपको पता ही होगा, मतलब त्रिकोण में है। ठीक है, तो इसमें एक वर्ग ये है और एक ही वर्ग ये है। तो जो 4 नंबर का जो वर्ग है वो 2 पार्ट में
विभाजित है। एक में दूध है, मतलब दूध से बने पदार्थ है, ठीक है, और दूसरे में मांस वगैरह है, मांस, मछली, अंडे। तो इस वजह से मुझे लगता है एक वर्ग ये वाला कंसीडर एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस जैसे कि ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, अब इसमें 2 आ गए तो 1 6 हो जाएगा। तो हो सकता है ये सोच के आंसर दिया जाता हो माना गया हो, कई बार माना है आयोग ने, कभी 6 माना है, कभी 4 माना है, और वैसे बेसिकली 5 ही है। तो इस पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अगर आपको 5 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 6 आपका सही हो सकता है, लेकिन इसको हम बिल्कुल आपको 100% नहीं बता सकते, क्योंकि ये आयोग ने आंसर 4 भी माना है, ठीक है। तो अब आप इस पर देख लीजिएगा, लेकिन फूड पिरामिड आपको 5 बना हुआ कई जगह मिलेगा, इसलिए आप आंख बंद करके इसे आंसर कर सकते हो अगर ऑप्शन में मिलता है। क्यों? क्योंकि आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, बुक्स में 5 पिरामिड दिए हुए भी हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये मिलान के लिए आया है, और अगर आपको फूड पिरामिड आपने पढ़ा होगा तो आप ज़रूर इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो हमें मैच क्या करना है भाई, कौन सा भोज्य पदार्थ है, किस वर्ग में आता है, ये बताना है। 5 वर्ग हैं, ये तो सभी को पता है। जैसे कि यहाँ पर यह है दूध एवं मांस वर्ग, तो दूध एवं मांस वर्ग किस में आता है, 4 वर्ग में आता है दूध एवं मांस वर्ग, ठीक है। दूध एवं मांस वर्ग आता है 4 में, तो हम चले जाएंगे 4 नंबर पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दाल तथा फलियां, बशा और शर्करा जो है, बशा और शर्करा आपकी आती हैं किसमें, लास्ट वाले में 5वें नंबर पे, जो सबसे पतला वर्ग है उसमें। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, दाल तथा फलियां। दाल तथा फलियां आपके सेकंड वाले में है, ठीक है, सेकंड वाले में नहीं, थर्ड वाले में है। दाल तथा फलियां आपके थर्ड वर्ग में है, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा इसके बाद। उसके बाद अनाज और खाद्यान्न और उसके उत्पाद, ये तो पहले वर्ग में ही है, फर्स्ट वाले में है, तो फिर आ जाएगा पहला वाला। और अभी तो एक ही बचा लास्ट, फल तथा सब्जियां, दूसरा वर्ग। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 4 5 3 1 2 की। 4 5 3 1 2, 4 5 यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत हो गए हैं, थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने, तो आप इसी को आंसर कर लीजिए, बस आपको पता होना चाहिए। जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले आते हैं आपके क्या, अनाज, खाद और उसके उत्पाद, तो ये पहला वर्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। कौन सा वर्ग हो जाएगा, ये पहला वर्ग हो जाएगा, ओके, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद आपके आते हैं फल तथा सब्जियां, तो ये दूसरा वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा वर्ग आपका हो जाएगा। और इसके उसके मतलब तीसरे नंबर पे क्या आता है, दाल तथा फलियां आती हैं, ठीक है, दाल तथा फलियां आती हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आता है दूध एवं मांस वर्ग, जो फोर्थ वाला भी हमने बताया था, 2 पार्ट में डिवाइड है, एक में दूध आता है, दूसरे में मांस, तो ये फोर्थ हो जाएगा। और जो बचता है आपका वसा और शर्करा, जिसका प्रयोग हमें अपने आहार में कम करना चाहिए, लिमिटेड करना चाहिए। वसा एवं शर्करा ये सबसे लास्ट में आता है, इसीलिए सबसे पतला भाग होता है। तो यहाँ पर 4 5 3 1 2 आपका आंसर हो जाएगा। 4 5 3 1 2, चाहे बी को हम कर भी सकते हैं 3 1 और यहाँ पर 2 कर लो, ठीक है। 4 5 3 1 2। ई था, ई में भी गड़बड़ी ये हो गई, वैसे ई था तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 4 5 3 1 2, अब ये सही हो जाएगा। बस एक बी और सी में ऑप्शन गड़बड़ हो गया, 4 5 3 1 2, ओके। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। पिरामिड का प्रत्येक भाग दर्शाता है आहार की मात्रा को, मुख्य आहार को, सी है विशिष्ट आहार को, डी है उपयुक्त सभी। तो जो पिरामिड है उसका प्रत्येक भाग ये दर्शाता है कि जो मतलब आहार है उसकी मात्रा को दर्शाता है कि किस में से हर, मतलब हर जो वर्ग है, वर्ग में डिवाइड है, तो हर वर्ग से क्या करना है आपको, थोड़ी थोड़ी मात्रा अपने आहार में शामिल करनी है, अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी जो दिनचर्या है, क्रियाशीलता है उसके अकॉर्डिंग, अपनी अवस्था के अकॉर्डिंग, किस अवस्था में हो आप, मतलब आप किशोरा बाल्या या फिर कह सकते हैं धात्री या फिर गर्भावस्था या वृद्धावस्था, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही पिरामिड को में से आहार को चुनना होता है। तो आहार की मात्रा पर ये बेस्ड होता है, और आहार की मात्रा आपके काम के अकॉर्डिंग होती है, आपकी एज के अकॉर्डिंग होती है, आपके मतलब अवस्था के अकॉर्डिंग होती है। फूड पिरामिड
का तली वर्ग बॉटम कहलाता है। देखो फूड पिरामिड में दो वर्ग होते हैं। पहला क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या होता है आपका ऊपर वाला, इसे कहते हैं टॉप, ठीक है, टॉप होता है ये, और ये वाला क्या है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बॉटम तो ऊपर आना चाहिए, ठीक है, बॉटम, ठीक है, बॉटम, अरे मैं ही उल्टा बोल रही, टॉप होगा ये, ठीक है, टॉप होगा, ऊपर क्या तो टॉप होता है, टॉप, और ये होगा बॉटम, ठीक है, ये होगा बॉटम, ओके, बॉटम सही तो है, बिल्कुल आंसर क्वेश्चन भी सही है। तली वर्ग ही पूछा तो बॉटम में तली ही हो ये है, ठीक है। तो तली वर्ग क्या कहलाता है, आधार वर्ग कहलाता है, नींव कहलाता है, फाउंडेशन वर्ग कहलाता है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो जो ये वर्ग है, ये वर्ग है जो सबसे नीचे वाला, किसका है ये वर्ग, इसी वर्ग में आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, जो आपके अनाज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इसी में दी गई हैं, ठीक है, अनाज वगैरह हैं वो आपकी इसी में दी हुई हैं, अनाज खाद्यान्न और जो उसके उत्पाद वो आपके इसी वर्ग में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस वर्ग में देने के कारण क्या हो जाता है, ये वाला आपका नींव कहलाता है, आधार वर्ग कहलाता है, फाउंडेशन कहलाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है, ये सबसे मजबूत वर्ग होता है। और ऐसे ही आपको सोचना है कि रियल लाइफ में आप इसे खाते हो तो ये आपको बहुत मजबूती देता है, ठीक है। तो ये होता है आपका बॉटम तली वर्ग, और यहाँ पर जो आंसर होंगे वो सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से एक से अधिक क्यों हो जाएंगे भाई, ये आधार वर्ग है, यहीं से शुरुआत होती है, नींव भी है ये इसकी, और फाउंडेशन है, यहीं से शुरुआत हो रही है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ई, निम्न में से एक से अधिक। अच्छा थोड़ी सी क्या हम इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको दिक्कत ना करे बस इसलिए, ओके। थोड़ा सा हम इसको एक बार समझा देते हैं, एक कुछ थोड़ा पेज खाली सा यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं इस पिरामिड के विषय में थोड़ी सी, ओके। तो ये है पिरामिड आपका, ये है पिरामिड आपका, इसमें कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4, ठीक है। वर्ग 1 पूछा जाए कौन सा है तो ये है, वर्ग 2 कौन सा है, ये है, वर्ग 3 कौन सा है, ये है, वर्ग 4 कौन सा है तो ये वाला है, और 5 कौन सा है जो ऊपर का पतला, इसे कहते हैं सबसे पतला वर्ग, ठीक है। सबसे पतला वर्ग या सबसे संकुचित वर्ग भी इसको कहा जाता है। ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं कि भाई संकुचित वर्ग कौन सा कहलाता है, जो सबसे टॉप पर होता है, बॉटम पर होता है, उस मतलब सॉरी टॉप पर होता है उसको कहते हैं, ठीक है। टॉप वर्ग जो वर्ग होता है उसको कहते हैं हम क्या, संकुचित वर्ग, ठीक है, संकुचित वर्ग कहलाता है ये, ठीक है। तो याद रहेगा। अब बात करेंगे इसमें क्या आता है, सेकंड वर्ग की बात करते हैं। अभी मैं इन सबको आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सेकंड वर्ग क्या कहता है इसकी बात करूंगी, अभी सब बताने की कोशिश आपको मैं यहाँ पर करूंगी, ओके। थोड़ा सा बस पेशेंस करिएगा। इसको ऊपर वाले को मैंने व्हाइट क्यों रखा है, क्योंकि इसमें क्या है बचाएं आती हैं, तो बचाएं थोड़ा मतलब, या फिर हम इसको येलो भी कर सकते हैं, ये थोड़ी येलो कलर या फिर थोड़ा सा ऐसे क्रीमी कलर की होती हैं, तो इस वजह से मैंने ऊपर वाले को वाइट रखा है। हालांकि वाइट समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको चेंज ही कर देती हूँ, अब मैं इसको ब्लू कर देती हूँ, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। अब ये बात करेंगे इसको हमने वाइट क्यों रखा है, इस वर्ग को वाइट क्यों रखा है, तो इसको वाइट हमने इसलिए रखा है, यहाँ पर क्योंकि आ जाता है दूध वर्ग, मिल्क वर्ग आ जाता है इसमें, दूध, ठीक है, मिल्क वर्ग। और ये रेड क्यों है, क्योंकि ये हो जाता है आपका मांस मछली वाला वर्ग, ठीक है, ये वाला हो जाता है। अब पहले बात करेंगे फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट में आप क्या आ जा रहा है, क्या अनाज आ जा रहा है, अनाज आ जा रहा है, खाद्यान्न आ जा रहा है, ठीक है,
खाद्यान्न, जो भी आपके अनाज खाद्यान्न होते हैं और उसके उत्पाद, उससे बने हुए जो भी पदार्थ होंगे और उसके उत्पाद, तो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आप साबुत अनाज खाओगे, उसके बने हुए उत्पाद हैं, ब्रेड है, ठीक है, टोस्ट है, या फिर रोटी चपातीस हैं, और भी घर में जो हम बहुत सारी चीज़ें, बिस्किट्स वगैरह, ये सारी चीज़ इसी वर्ग में आपके आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ग आ जाता है आपका किसका, ग्रीन कलर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फल एवं सब्जियाँ आपको खाने को मिलती हैं, फल एवं सब्जियाँ। ठीक है, तो फल एवं सब्जियाँ पीली होती हैं, हरी होती हैं, लाल होती हैं। तो फल एवं सब्जियाँ मतलब ये क्या है, विटामिन का स्रोत है। अब आपसे पूछा जाए विटामिन किस वर्ग से हमें प्राप्त होंगे विटामिन, तो आपको सेकंड वाले वर्ग से प्राप्त होंगे। क्वेश्चन ऐसे भी पैटर्न किए जा सकते हैं। दाल तथा फलियां, ये है प्रोटीन का रिच सोर्स। कौन सा, ये वाला थर्ड वाला जो है प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। क्यों? क्योंकि मांस जो और मछली वर्ग है, ये दूध वाला जो वर्ग है, इसमें लगभग बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। प्रोटीन के अलावा भी इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रोटीन से ज़्यादा होती है। ठीक है, मांस में तो नहीं होती है, लेकिन दूध में प्रोटीन की जो मात्रा है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट से कम होती है। और भी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, जैसे कि विटामिन ए है वगैरह वगैरह। दूसरी बात सबसे बड़ी आ जाती है, इस वर्ग को हर व्यक्ति खाता नहीं है। ठीक है, हर वर्ग, जैसे हम लोगों में, हमारे इंडिया में मांस मछली कम लोग खाते हैं, उतना नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से प्रोटीन का सोर्स होते हुए भी इसको उतना अच्छा सोर्स नहीं माना गया है, कि इसको थर्ड वाले को ज़्यादा अच्छा सोर्स माना गया है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा माना गया, वर्ग 3। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो दूध और ऊपर की हम बात कर ही चुके हैं, ये क्या है, इसमें वसा एवं शर्करा, और सबसे कम मात्रा में किसका प्रयोग करने की बात की गई है, वो है ये वाला, क्योंकि ये सबसे पतला और संकुचित इसीलिए दर्शाया है कि इसका प्रयोग सबसे कम करना चाहिए। अब ये वर्ग जो हैं आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे आखिर क्यों हैं भाई? ये वर्ग जो हैं वो इस तरीके के क्यों हैं, ये कभी सोचा आपने? इस तरीके के ये वर्ग क्यों हैं, ये सोचा आपने कि एक चौड़ा है, एक पतला है, एक उससे पतला, फिर उससे पतला? इसका मतलब ही यही हो जाता है कि एक वर्ग, जैसे कि ये वाला जो वर्ग है, अब हम बात करते हैं थोड़ा, एक सेकेंड, ये वाला जो वर्ग है इसका प्रयोग सर्वाधिक आपको करना है। सेकंड वाले का प्रयोग पूछा जाए किसके मुकाबले कम करना है, तो फर्स्ट वाले के मुकाबले इसका प्रयोग इससे कम करना है। अब आपसे पूछा जाए थर्ड वाले का प्रयोग किसके मुकाबले कम करना है, तो आपको फर्स्ट बताना होगा, फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले कम करना है। ठीक है, और पूछा जाए फोर्थ वाले का कितना करना है, तो फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड से भी कम प्रयोग करना है। और जो आपका लास्ट है इसका प्रयोग सबसे कम करना है, क्योंकि ये नुकसानदायक चीज़ें थोड़ी होती हैं। तो भाई आप, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और उस पर मैंने ये डायग्राम अपनी एक उंगली से मैं लिख रही हूँ, बनाने की कोशिश कर रही हूँ, हर वो प्रयास कर रही हूँ जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। सिर्फ एक फ़ोन, ना मेरे पास एक माइक है, ना मेरे को, ऐसा नहीं है मैंने आपके लिए व्यवस्था नहीं की। मैंने कुछ चीज़ें मंगाई, लेकिन किस्मत को कौन कहाँ ले जाए। मैंने आपके लिए माइक मंगाया कि आवाज़ क्लियर आए, मैंने एक राइटिंग टैब मंगाया कि जिससे राइटिंग अच्छी आए, लेकिन वो हमारे फ़ोन से अटैच ही नहीं हुए, और इससे ज़्यादा अभी हम व्यवस्था नहीं कर सकते। अभी हमारी घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा ऐसी थी, लेकिन इस साल हमारे यहाँ 2-3 साल में कुछ समस्याएं रहीं, जो कि हर समस्या हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को बोलती ही नहीं हूँ कि मुझे लैपटॉप वगैरह चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है वो अभी किस दौर से गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ 20 लाख पानी में गया, और मतलब बर्बादी हुई, और बर्बादी नहीं कहूँगी भाई, आवश्यकता थी, किसी की बीमारी है, कुछ है, तो ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, खर्चे हो जाते हैं, तो वो पानी में जाना हम नहीं बोलेंगे, वो हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो इस वजह से मैं अपने हस्बैंड को बोलती ही नहीं हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, इसलिए मेरी क्लास सही से नहीं चल रही, मैं अच्छे से कंटेंट को प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ एक फ़ोन पर। तो फिर भी मैं इस फ़ोन पर कोशिश कर रही हूँ, उंगली से लिख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर मैं इस पेज पर कुछ लिखती हूँ तो इस पेज को मैं ऊपर स्क्रॉल नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें इतनी व्यवस्था नहीं, मुझे तुरंत यहीं पर सारा डिलीट करना होता है, तब मैं आगे पेज पर जाती हूँ। ये भी नहीं कि मैं इस PDF को पूरा लिख लूँ और आपको आराम से पेश कर दूँ, तो मुझे हर चीज़ की एक टाइपिंग करके रखनी पड़ती है, क्योंकि एक ही पेज को मैं इसको स्क्रॉल ऊपर को नहीं कर सकती कि हाँ चलो इस पर लिखा हुआ है, अब मैं ऊपर बढ़ जाती हूँ और आपको अच्छे समझा दूँ। नहीं, जो भी ये चीज़ मैं जैसे आपको बता रही हूँ, लिख रही हूँ, मैं इतने पर ही इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। इस
पेज को मैं स्क्रॉल भी नहीं कर सकती हूँ, ये कंडीशन है मेरे पास सामने, ठीक है। तो ये समझो कितनी अव्यवस्थाओं के बीच मैं काम कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, फूड पिरामिड आधार से शुरू होकर ऊपर की ओर किस क्रम में बढ़ता है? ए है त्रिकोण क्रम, बी है क्षैतिज क्रम, सी है वक्राकार क्रम, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फूड पिरामिड है वो आधार से शुरू होकर जो बढ़ता है तो वो त्रिकोण, आंसर मत कर देना, त्रिकोण तो उसका शेप है, ठीक है, पिरामिड का शेप है, आकार है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, क्षैतिज क्रम, ठीक है। बी ऑप्शन से होगा जो फूड पिरामिड आधार से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। मान लो ये क्या है, इसका आधार है, अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये क्षैतिज रूप में जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नहीं है ये आपका 16 क्वेश्चन होगा, ये आपका हो गया एक, अभी ये आया है किसकी तरह, ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2011 में आया है, माई प्लेट जो फूड पिरामिड की जगह आया है। अब आपसे ये हो सकता है फूड पिरामिड से कम क्वेश्चन पूछकर इससे भी इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और अभी बेसिकली पूछा जाएगा तो बेसिक प्रश्न ही पूछा जाएगा, एकदम डीपली नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है इसका समय पूछ लें तो 2 जून 2011 में आया। USDA जो है, USDA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो USDA है इसी ने पहले किसको प्रेजेंट किया था, इसी ने पहले किया था आपका फूड पिरामिड को। लेकिन अब ये एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, मैंने इसकी इमेज नहीं इंक्लूड की है, अरे ये गलती हो गई। एक सेकंड मैं कोशिश करती हूँ आपको इमेज दिखाने की। ये है आपका, क्या कह सकते हैं हम इसको, माई प्लेट। माई प्लेट क्या है ये, इसमें समूह विभाजित किया गया है। किस तरीके से इसमें 5 समूह को कैसे विभाजित किया गया है, देखो, फ्रूट्स के रूप में, ग्रेन्स के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में, और आपको एक गिलास दिख रहा है जिसमें डेयरी उत्पाद मतलब दूध वगैरह उससे बने हुए भोज्य पदार्थ। तो ये आया है किसकी जगह पे, ये आया है फूड पिरामिड की जगह पर। इसे यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ने ही, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ही प्रकाशित किया है। 2011 में इसको लाया था और इसने जगह किसकी ले ली है, इसने जगह आपके फूड पिरामिड की ले ली है, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, कितने 5 खाद्य समूहों को विभाजित करके एक स्थान पर सेट किया है, जिसमें क्या क्या चीज़ है, एक प्लेट है उसमें 4 चीज़ें हैं और एक गिलास है उसमें आपके डेयरी उत्पाद को रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखा दी इमेज गैलरी से। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, यहीं से आप इसको आंखों में बसा लेना। तो एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको। माई प्लेट क्या है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA द्वारा प्रकाशित वर्तमान में पोषण गाइड है, जिसमें एक प्लेट और गिलास को 5 खाद्य समूहों में विभाजित करके एक स्थान पर सेटिंग को दर्शाया गया है। इसने 2 जून 2011 को USDA के माई पिरामिड गाइड की जगह ली, जिसने USDA के 19 साल के खाद्य पिरामिड आरेखों का समापन कर दिया। 19 साल पुराना जो आपका खाद्य पिरामिड हम लोग जो मतलब बहुत पहले से ये चीज़ें आ रही थी, लेकिन मतलब नॉर्मली एक्सेप्ट 19-20 साल पहले किया गया इसको हमारे देश में ख़ास तौर से। लेकिन अब किस ने जगह ले ली, माई प्लेट ने इसकी जगह ले ली है, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं, कुछ और प्रश्न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 7 है, विटामिन बी लगभग कितने प्रकार के होते हैं? ए है 4 प्रकार के, बी है 5 प्रकार के, सी है 6 प्रकार के, डी है 8 प्रकार के। तो जो आपके विटामिन बी होते हैं आप जानते हो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये ग्रुप होता है, इनका एक समूह होता है, ये लगभग पानी में घुलनशील होते हैं। तो 8 डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, डी। तो ये लगभग 8 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, एक तो विटामिन बी स्वयं हो गया, फिर उसका B1 हो गया, फिर B2 हो गया, देखते रहना, फिर B3 हो गया, फिर B5 हो गया, पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं इसको, B5 को। फिर क्या होगा, B6 हो गया जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, ओके। फिर B6, फिर B7 हो गया जिसे इनोसिटॉल कहते हैं, और फिर क्या हो गया, B9 हो गया, और फिर B12 हो गया। तो 4 8 1 9 तो ये हो गया, मतलब लगभग। अच्छा आंसर में लगा है लगभग, क्यों लगभग लगा है, ओके। और इस हिसाब से अगर अच्छा यहाँ पर 3 ही तो है, हाँ यहाँ 4 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बिल्कुल ठीक है, ठीक है 8 हैं, ओके। तो B1 का क्या नाम है, थायमीन है रासायनिक नाम, याद रखिएगा। B2 का नाम क्या है, हम बात करेंगे विटामिन B2 की, तो राइबोफ्लेविन है। B3 का इनोसिटॉल या इनोसिटॉल नहीं,
नियासिन या निकोटिनामाइड है, B5 का पेंटाथोनिक एसिड है, B6 का पायरिडॉक्सिन है, B7 का इनोसिटॉल है, B9 का फॉलिक अम्ल है और B12 का साइनोकोबाल्मिन है। ये इनके रासायनिक नाम हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18। B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? जस्ट अभी मैंने बता दिया, साइनोकोबाल्मिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक अम्ल, नियासिन या इनोसिटॉल। तो ये भी हम बात करेंगे। साइनोकोबाल्मिन क्या है भाई? इसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है 4%, इसीलिए इसमें कोबाल्मिन शब्द जोड़ दिया गया है। यही हो जाता है B12 की का रासायनिक नाम। राइबोफ्लेविन किसका नाम है? B2 का है। फॉलिक अम्ल किसका नाम है? B9 का है। नियासिन किसका नाम है? B3 का है। और इनोसिटॉल किसका नाम है? इनोसिटॉल B7 है ना, B7 का। ओके, B5 पेंटाथोनिक एसिड याद हो गया होगा, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ। तो ए ऑप्शन मैंने बताया यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसे विटामिन जी भी कहते हैं। ए है विटामिन B2 को, बी है विटामिन B2 को, सी है विटामिन B12 को, डी है विटामिन B9 को। तो हम किसको यहाँ पर विटामिन जी कहेंगे? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। विटामिन B2 को हम क्या कहते हैं? विटामिन जी भी कहते हैं। इसके अलावा भी आपको पता है इसको और भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लैक्टोफ्लेविन कहते हैं। लैक्टोफ्लेविन कहते हैं, फ्लेविन कहते हैं, लैक्टोफ्लेविन कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं इसको? येलो विटामिन भी कहते हैं, पीला विटामिन, ठीक है, येलो विटामिन भी कहते हैं हम इसको, येलो विटामिन भी कहते हैं इसको। और भी इसके कुछ नाम हैं, जैसे कि थोड़ा सा याद नहीं आ रहा भी, जैसे कि कह सकते हैं राइबोफ्लेविन कहते हैं क्योंकि इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, B2 को। तो ये सारे इसके विषय में कुछ पॉइंट थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है B2 कहाँ उपस्थित होता है? ए है राइबोस शर्करा में, बी है पेंटोस शर्करा में, सी है ए व बी दोनों में, डी है केवल बी या ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो विटामिन B2 होता है कहाँ उपस्थित होता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राइबोस शर्करा में। यहीं पर आपसे पूछा जाए राइबोस शर्करा कहाँ उपस्थित होती है, तो ये होती है पेंटोस शर्करा में। अच्छा, पेंटोस शर्करा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कार्बन के 5 अणुओं से मिलकर बनी होती है। कार्बन के कितने? 5 अणुओं से मिलकर ये बना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पेंटोस शर्करा कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 है विटामिन बी किसमें घुलनशील नहीं है? ए है ईथर में, बी है बेंजीन में, सी है क्लोरोफॉर्म में, डी है एसीटोन में, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये सभी सही होगा भाई, ये इनमें किसी में नहीं घुलता। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, जल में घुलनशील है, तो इनमें क्यों घुलेगा? इनमें तो वो वाले विटामिन घुलेंगे जो क्या है? बशा में घुलनशील है। बशा में घुलनशील वाले सारे विटामिन ईथर में घुल जाएंगे, बेंजीन में घुल जाएंगे, क्लोरोफॉर्म में और एसीटोन में। जैसे कि क्या आप कह सकते हो? कीड़ा के, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, ठीक है, और विटामिन डी। ये सब क्या है? तीनों बशा में चारों बशा में घुलनशील विटामिन है। ये सभी इनमें घुल जाएंगे, लेकिन ये नहीं घुलेंगे। विटामिन बी का जो है इसमें नहीं घुलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है विटामिन B2 के कार्य क्या हैं? ए है शरीर की वृद्धि में सहायक है, बी है कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, सी है कोएंजाइम का मतलब होता है किसी दूसरे काम को सहायता देना, ठीक है, तंतुओं के ऑक्सीकरण में भाग लेना। तो ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है इसमें B2 भी कार्य करता है, इसीलिए ये इसका कोएंजाइमिंग प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है हार्मोन तथा एंजाइम को नियमित एवं नियंत्रित करना, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? एक से अधिक, ठीक है, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ये सभी कार्य जो हैं विटामिन डी के ही हैं। ये क्या करता है? आँखों की रेटिना को भी स्वस्थ रखता है, आँखों की रेटिना को भी ये स्वस्थ रखता है, ये भी ध्यान रखिएगा, आँखों की रेटिना को स्वस्थ रखता है। तो ये भी हमारे लिए आँखों के लिए भी उपयोगी हो जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसे जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ए है आहार नाल को, बी है आमाशय को, सी है छोटी आंत को, डी है बड़ी आंत को। तो यहाँ पर बात करेंगे हम किसको जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? आहार नाल को हम जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आमाशय है, उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे रसायन काम करते हैं जिससे आहार पचता है। इसमें रेनिन एंजाइम होता है, इसमें पेप्सिन एंजाइम होता है, इसमें हार्मोन भी आपको मिलते हैं देखने को, जो हमारे डाइजेशन या हमारे
बॉडी में जो भी काम होते हैं उनमें, मतलब पेट के अंदर या शरीर के अंदर जो भी काम होते हैं उनमें सहयोग देते हैं। तो यहाँ पर आहार नाल में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पर रसायन का प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए हम इसको रासायनिक जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। ठीक है, 9 मीटर होती है। मृत्यु के समय ये 10 मीटर हो जाती है। 1 मीटर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 1 मीटर की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है यहाँ पर। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बात करें छोटी जो आमाशय है, ये क्या है? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। सबसे चौड़ा भाग क्या है? आमाशय का, सॉरी, आहार नाल का आमाशय सबसे चौड़ा भाग है। ठीक है, सबसे चौड़ा भाग होता है ये। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले होता है जेजुनम, सॉरी ड्यूडेनम होता है सबसे पहले, ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम, फिर होता है जेजुनम। ठीक है, जेजुनम होता है, ये यू है भाई जल्दी यही हो रहा है। और उसके बाद होता है इलियम। ठीक है, इलियम होता है। ओके, तो ये 3 भाग होते हैं इसके। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कौन से होते हैं? सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। ठीक है, इसके भी 3 भाग होते हैं। और ये क्यों मैं बार बार बता रही हूँ? क्योंकि ये प्रश्न में हर बार पूछे जाते हैं, खासतौर से पीजीटी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विटामिन बी सहायक है मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में, शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में, घाव को ठीक करने में, डीएनए में से सभी। तो अब आपको एक चीज़ पता चल गई होगी, ये सारे विटामिन बी के प्रश्न थे। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि कम से कम एक टॉपिक तो क्लियर हो एक जगह पे। और ये क्लास लंबी क्यों हो गई? क्योंकि फूड पिरामिड मैंने आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाया है और मैं चाहती थी पूरा क्लियर हो जाए फूड पिरामिड, तो इस वजह से मैंने ये प्रश्न आपको बताए। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन बी सहायक है, डी में निम्न में से यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दांत की सफ़ेद परत कहलाती है इनेमल, डेंटाइन, कैविटी या कैल्शियम। तो दांत की जो सफ़ेद परत है वो क्या कहलाती है? वो डेंटाइन कहलाती है। इनेमल जो है दांत का सबसे कठोर भाग होता है, कठोर भाग होता है। ओके, कठोर भाग होता है। और ये इनेमल हटने पर ही क्या होता है? कैविटी वाली समस्या है, ये दंत क्षरण, यही सारी चीज़ें यहीं पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, किससे होता है? कैल्शियम की कमी से, फ्लोरीन की कमी या अधिकता से दंत क्षरण होता है। ओके, बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिस कर दिया जो आपको पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन कहाँ गया? और ये देखिए, मेरे दिमाग में एक चीज़ और भी याद है कि मैंने मतलब क्वेश्चन भी कोई छोड़ दिया, इतना भी मुझे याद है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है पिरामिड से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, आहार पिरामिड की कितनी विशेषताएं हैं। वो उस समय मैंने आपको जो माई प्लेट दिखाया उसमें ये प्रश्न गड़बड़ हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आहार पिरामिड की विशेषताएं कितनी हैं ये अगर आपसे पूछा जाए तो आहार पिरामिड की 3 विशेषताएं हैं। ठीक है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। 3 विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? 3 विशेषताएं क्या है? क्या दिया है मैंने? क्वेश्चन नहीं दिया है, यही क्वेश्चन गड़बड़ होने से तो 14 वाला हो गया था। हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं किए हम लोगों ने। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक किया था हम लोगों ने, फिर ये 3 क्वेश्चन, भाई मैं कहूँ क्वेश्चन कहाँ गए? चलो तो 13 से करते हैं। पहले फूड पिरामिड का शीर्ष स्थान दर्शाता है वसा एवं शर्करा को, दूध एवं मांस को, सी है दाल तथा फलियों को, डी है फल तथा सब्जियों को, यह निम्न में से एक से अधिक। ये होता है, मतलब मुझे याद, मतलब क्वेश्चन करते समय ये लगा कि कुछ क्वेश्चन मैंने मिस किए हैं और इतना लास्ट में आके किसे याद आता है? तो यहाँ पर वसा एवं शर्करा जो होता है सबसे ऊपर होता है शीर्ष में। ठीक है, ये क्या है? पिरामिड है और यहाँ पर क्या है? शीर्ष में वसा एवं शर्करा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, ये शीर्ष में वसा एवं शर्करा होगा, यहाँ पर क्या है? 4th में दूध एवं मांस होगा, तीसरे में अगर हम बात करते हैं दाल तथा फलियाँ होगा। ठीक है, फल एवं सब्जियाँ चौथे में होगा और ये होगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनाज एवं उसके उत्पाद हो जाएंगे, अनाज एवं उसके उत्पाद हो जाएंगे। ये इसलिए है कि मैं आपको चाह रही हूँ यहाँ पर पूरा याद हो करके ही आप जाओ, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा वर्ग निम्न में से किस भोज्य पदार्थ का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? ए है प्रोटीन का, बी है कार्बोज का, सी है विटामिन का, डी है उपयुक्त सभी का। तो तीसरा वर्ग हमने आपको बताया था प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दाल तथा फलियां आ जाती हैं और हमारे देश में ज़्यादातर लोग इसी से प्रोटीन प्राप्त करते हैं। अब ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आहार पिरामिड की 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? एक तो विविधता ये प्रेजेंट करता है कि आप विविध प्रकार के भोजन को चुनें, मतलब विविध प्रकार के ऑप्शन है आपके पास, मतलब 5 ऑप्शन है, उसमें से विविध तरीके के फूड चुनें। ठीक है,
तो जैसे कि आपको समझने को दाल तथा फलियाँ, तो दाल तथा फलियाँ कोई एक थोड़ी ना, सभी दालें आ जाएंगी, सभी फलियाँ आ जाएंगी। अब इसमें से आपको चुनना है रोज़ थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में से, ठीक है। तो विविधता प्रेजेंट करता है। दूसरी हम बात करते हैं क्या प्रेजेंट करता है, ये संतुलन प्रेजेंट करता है कि भाई संतुलन में लेनी है आपको। ये नहीं है कि आपने एक वर्ग तो खूब खा लिया, पूरे दिन उसी को खाते रहे और 4 वर्ग बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेरा कब नंबर आएगा, ठीक है। तो सभी वर्गों को सही संतुलन में सभी वर्गों से आपको चुनाव करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपकी हम बात करेंगे अनुपात, मतलब लेना आपको सब में से है लेकिन सही अनुपात में लेना है। जैसे कि पतला भाग वसा का है, मैं बार बार बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इसको थोड़ा कम मात्रा में लेना है, ठीक है। तो अनुपात भी आपको ध्यान रखना है कि सही अनुपात में सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। आहार पिरामिड की 3 विशेषताएं हैं, विविधता उत्पन्न करना, संतुलन बनाए रखना और अनुपात में आहार को चुनना। अपनी किस मतलब किस बेस पर चुनना, अपनी एज के अनुसार, अपने काम के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार आहार को चुनना, सही अनुपात में, सही संतुलन में और विविध भोज्य पदार्थों में से। तो ये 3 इसकी विशेषताएं हैं। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो फूड पिरामिड कितने वर्गों में विभाजित है, इसकी बात कर ली 5 वर्गों में। कैसे चित्र, किस प्रकार का चित्रण है फूड पिरामिड, तो ये ग्राफिक चित्रण है, ग्राफ पे दर्शाया गया है, ग्राफिक चित्रण है, ठीक है। पिरामिड क्या है, ग्राफिक चित्रण है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ओके, पिरामिड कहाँ से लिया गया भाई, पिरामिड होते हैं ना, आपने सुने होंगे मिस्र में, तो बहुत फेमस पिरामिड हैं। इस तरीके से ये पिरामिड होते हैं। पिरामिड कई प्रकार के होते हैं लेकिन मेनली पीक ऐसे ही जाती है उनकी, ठीक है। इस तरीके के पिरामिड होते हैं लेकिन मेनली पीक इसी तरीके से जाती है। तो क्लास हमारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं। आज थोड़ी क्लास में हौच पौच तो रही है क्योंकि आज मैं आराम से थोड़ा बैठ के, बारिश हो रही थी, आराम से बैठकर क्लास ले रही थी, तो मैंने थोड़ा गड़बड़ तो किया है और कुछ बेवजह की बातें जो हुई, जो कि रोज़ नहीं करती हूँ। अगर नए बच्चे जुड़े तो ये ना सोचे कि मैम बेवजह की बातें ज़्यादा करती हैं, रोज़ नहीं करती हूँ, कभी कभार मेरा हक है भाई आप लोगों को समझाना कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। और मिलते हैं सभी से आगे की क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने कैरियर पर फोकस रहिए और एंजॉय करिए लाइफ को। धन्यवाद।